नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा के प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज के एग्जाम को लेकर के। तो अभी तक जो भी शिक्षक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, 1 से 5 का शिक्षक का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज में वैसे ही प्रश्नों का समावेश किया गया है जिस तरह से जेटेट परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे, और इसमें डेली भाग्यशाली विजेता को प्रथम प्राइज पुरस्कार 50 रुपये की, द्वितीय पुरस्कार 20 रुपये की और तृतीय पुरस्कार 10 रुपये की दी जा रही है। तो इसमें से लक्की और भाग्यशाली विजेता इसमें से डेली विजेता होते हैं। तो आप में से जो भी शिक्षक चाहते हैं कि हम भी टेस्ट सीरीज में जुड़े और यहाँ पर लक्की विजेता बने और जेटेट में 101% सफलता प्राप्त करें, तो अभी जुड़े। तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से या हिस्टेमिन से? देखिए, यही तंबाकू की आदत वाला प्रश्न आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा है, सीजी टेट में 3 बार पूछा है, एमपी टेट में 1 बार पूछा है। ठीक है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, इसलिए तंबाकू की आदत जो हो जाती है उसमें निकोटीन के कारण लोगों को होता है। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? सीजी टेट, एमपी टेट और यहाँ पर पंजाब टेट, राजस्थान टेट, सब जगह ये प्रश्न आपको आया हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 21 वर्ष व 18 वर्ष। शुरू में लड़का का है और बाद में लड़की का है। देखिए, लड़के एवं लड़कियों लिखा हुआ है, इससे शुरू वाला लड़का होगा, बाद में लड़की। ध्यान रखिएगा इस तरह से जो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, 18 वर्ष व 21 वर्ष, 18 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 16 वर्ष क्या होगा? ठीक है, तो भारत में जो लड़के और लड़कियों के विवाह का जो न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है, तो लड़का का 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा, 21 वर्ष एवं 18 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें कहाँ शिकायत करना चाहिए? अगर कोई आपको ठगी का शिकार किया हो या आपके साथ अनुचित व्यवहार ज्ञात किया हो, तो हमें सामान लेने समय अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो शिकायत कहाँ करनी चाहिए? प्रश्न पूछे गए थे। उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या ग्राम पंचायत को? ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग सामान लेन देन करते हैं, अगर उस समय कुछ ठगी किए जाते हैं तो ये उपभोक्ता संरक्षण मंच को किया जाता है। किसको किया जाता है? उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत आप कर सकते हैं। चौथा प्रश्न होगा आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? 12, 18, 20 या कोई नहीं? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, कितने सदस्य को? 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। संतोष का विलोम शब्द है, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोषी, असंतोष। तो संतोष का क्या होगा? असंतोष होगा, संतोष का असंतोष होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन होता है? संध्या और रात्रि के बीच का एक समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होता है? गोधूली, शाम, रात या छाया? ठीक है, तो संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो आता है वो आपका होता है गोधूली बेला। क्या होता है? गोधूली बेला होता है, इसको गोधूली बेला हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा में बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? ठीक है, मधुर जो है भाववाचक संज्ञा में विशेषण हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, मधुर से क्या होता है? मधुर जो है आपका, मधुर से मधुरता क्या बनता है? मधुरता विशेषण बनेगा। क्या बनेगा? मधुरता। तो ता लगेगा, क्या लगेगा? ता इसमें लगाइएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, पिक आउट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से पिक आउट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग किसका है उसको चुनना है। वेराइटी, VARAITY, वेराइटी, VARITEY, वेराइटी, VARIETY, वेराइटी, VARIETY, वेराइटी। कौन सा स्पेलिंग सही आप देखिएगा। ठीक है, वेराइटी मैंने प्रकार होता है, होता क्या है? VARIETY, वेराइटी का ए स्पेलिंग होता है। ये सही है, ये किस में है? डी में है, तो डी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। देखिए करेक्ट स्पेलिंग भी बहुत जगह पूछा गया है, इसलिए क्या पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब तरह से पढ़ के जाइए, एग्जाम है, एक ही बार मौका मिलना है, बार बार मौका मिलना नहीं है। इसलिए जो भी है हल्का है भारी है सबको एक बार देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। और हम आप लोग को सारा चीज़ करवा रहे हैं। और यहाँ पर JCERT जैक की किताब का पूरा नोट्स और PDF आपका 6 to 10 तक का कंप्लीट अब यहाँ से आप ले करके व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन आपको सारा कुछ PDF वीडियो और यहाँ पर क्लासेज मिल जाएगी अभी सिर्फ और सिर्फ 501 रुपये में। तो आप यहाँ से अभी जुड़ जाइए और सारी क्लासेज की भी तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज भी दीजिए, 6 to 8 की भी तैयारी कीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें कौन करेक्ट स्पेलिंग है? इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव या इम्प्रेसिव, कौन सा स्पेलिंग चारों में से सही याद रखिएगा, ठीक है, बताइएगा। तो इम्प्रेसिव का सही स्पेलिंग होता है IMPRESSIVE, ठीक है, इम्प्रेसिव होता है, ये सही स्पेलिंग है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, द अपोजिट ऑफ द वर्ड कोल्ड इज, द अपोजिट ऑफ द वर्ड कोल्ड इज होप, हाउट, हाउटेल, होट, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट मतलब यहाँ पर विलोम हो गया, क्या हो गया? विलोम हो गया या विपरीतार्थक। तो कोल्ड माने होता है ठंडा, तो ठंडा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? हॉट, हॉट मीन्स क्या हो गया? गर्म, हॉट मीन्स क्या हो गया? गर्म, ठीक है, हॉट मीन्स क्या हो गया? गर्म, क्लियर। तो ठंडा का हॉट होगा। अगला, द अपोजिट ऑफ द वर्ड समर, द अपोजिट ऑफ द वर्ड समर, ठीक है, समर का अपोजिट क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। अपोजिट ऑफ द वर्ड समर, समर का अपोजिट क्या होगा? कूलर, रेनी, विंटर या फास्टर रेनी, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। समर, समर मतलब क्या होता है बताइए? गर्मी, समर मतलब क्या होता है? गर्मी, गर्मी का क्या होगा? ठंडा, ठीक है, गर्मी का क्या होगा? ठंडा। तो यहाँ पर समर सीजन है, तो समर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठंडा का, तो विंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विंटर, क्लियर, विंटर होगा ना। चलिए अगला सीजन का बताना था। अगला है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। बच्चा जो है 6 साल से 10 साल तक का बच्चा कहाँ रुचि लेना प्रारंभ करता है? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में, ठीक है। तो 6 से 10 वर्ष का जो बच्चा होता है वो विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है। किसमें? विद्यालय में रुचि उसको लगने लगता है, विद्यालय में प्रारंभ करता है। समायोजन का तात्पर्य स्वयं को, समायोजन का तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन, एडजस्टमेंट, किसको संतुष्ट किया जा सके? दूसरों को, प्रेरक को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को, ठीक है। तो समायोजन का तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। यहाँ पर किसको? तो आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, आवश्यकता को पूरा किया जा सके, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारत में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? भारत में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है आपको बताना है। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय या कोई नहीं है। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है वो है आपका त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय। ओजोन का अनुसूत्र होता है, ओजोन का अनुसूत्र होता है आपको बताना है, O2, O3 या कोई नहीं, ठीक है। तो ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है? O3। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? देखिए अनुसूची वाला एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहता है और भाषा वाला बहुत ज़्यादा बार रहता है। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8वां में जो है आपको भाषा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भाषा का उल्लेख है। अगला, किसान का मित्र किसको कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसान का मित्र किसको कहा जाता है? अब तक बार बार परीक्षा में पूछा गया है, आपके परीक्षा में हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ, घोंघा, तिलचट्टा या कोई नहीं, ठीक है। तो किसान का मित्र जो होता है वो किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? तो मिट्टी को पोला कर देता है जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और इसमें बहुत अधिक जो है उर्वरा शक्ति आता है। जल की रानी किसको कहते हैं? मछली, केचुआ, तिलचट्टा या सांप। ये भी प्रश्न JSSC में पूछा गया, जल की रानी किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। सब कुछ JCERT, सारा कुछ JCERT, सब जगह JCERT। और झारखंड में एग्जाम लेना है, नौकरी लेना है तो JCERT को पढ़ करके जाना है, ठीक है। एक बार जरूर पढ़ना है। तो आप JCERT का सारा नोट्स, PDF वीडियो लेना एकदम नहीं भूलिएगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। मछली के शरीर की आकृति कैसी होती है? पेलिक्लेम, धारा रखिए, पर्वतनुमा या गुच्छ गुहा होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो मछली की शरीर की आकृति कैसी होती है? धारा रेखीय होती है, ठीक है। ये जो मछली हम लोग बनाते हैं मछली, ठीक है,
उसमें क्या होता है, तो धारा रेखीय होता है। यहाँ पर ऐसे ये धारा रेखीय होता है। मछली के शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है। सर्प का शरीर को आगे और पीछे कौन धकलता है? वलय, धारा रेखीय, उपास्थि या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्प का शरीर आगे और पीछे जो होता है, उसके नीचे का जो वलय होता है वो आगे धकलता है। किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? देखिए प्रश्न पूछा गया था, किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? केचुआ, तिलचट्टा, घोघा या कोई नहीं? तो किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। और केचुआ जो होता है मिट्टी को पोला बनाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होता है और बहुत अधिक फसल उसमें पैदा होता है। इसलिए किसानों को मिट्टी का पोला केचुआ बनाया जाता है। ठीक है, धात्विक खनिज में लौह अंश की प्रधानता होती है, उससे कहते हैं। देखिए बहुत सारा धात्विक खनिज ऐसे होते हैं जिसमें लोहा की प्रधानता होती है, जिसमें लौह पाया जाता है। ठीक है, बहुत सा आप पानी देखते होंगे चापाकल, तो बोलते हैं इसमें लोहा का गंध आ रहा है, लौह पाया जाता है। उसी तरह से बहुत से खनिज ऐसे हैं जिसमें लौह की प्रधानता होती है, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लौह धात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। अगला है, इसमें कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक खनिज का उदाहरण है। अब आपके मन में चल रहा कि धात्विक खनिज कौन सा है? तो धात्विक खनिज वैसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो धातु वाला खनिज होगा उसको धातु कहेंगे। ठीक है, और धातु अधातु देखिए आपको यहाँ पर विज्ञान क्लास 8 में पढ़ना है, जिसका वीडियो और नोट्स भी आपको दे दिए हैं। तो भूगोल जो है यहाँ पर आपको विज्ञान से भी टैली करता है। तो जो धातु वाली चीज़ें हैं उसमें क्या होता है, आपको धात्विक खनिज होता है। और धातु, सोना भी धातु है, लोहा भी धातु है और चांदी भी धातु है, इसलिए ये सभी चले जाएंगे। ठीक है, तो धातु वाले जितने चीज़ें होती हैं वो धात्विक खनिज में चली जाती है। ठीक है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का मतलब क्या हो गया? अधातु। अधात्विक खनिज का मतलब अधातु। और धातु और अधातु आपको नहीं पता है तो आप क्लास 8 का वीडियो पूरा बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर धातु अधातु क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अधात्विक खनिज है? तो चूना पत्थर ये अधातु है, अब्रक ये भी अधातु है, जिप्सम ये भी अधातु है, यानी ये सभी जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत चले जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन, भारत, ईरान या इराक? तो विश्व में अगर सबसे अधिक कोयला का कोई देश उत्पादन कर रहा है तो वो आपका यहाँ पर चीन है। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन, भारत, ब्राजील या ईरान? तो तीसरा कौन है आपका? भारत है। यहाँ पर भारत है तीसरे स्थान पर। सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्ड या इगोली के नाम से किसको जाना जाता है? ये प्रश्न अभी तक झारखंड में जो है 2 बार निकल के आ चुका है। और देखिए JCERT का क्लास 8 का था और सब लोग कहें कि बहुत भारी है, कहाँ से आया है, लेकिन आया यहीं से था। ठीक है, तो सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या कोई नहीं? ठीक है, तो सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है, याद रखिएगा। सिटी ऑफ गोल्ड याद रखिएगा, सिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो गोल्ड को यहाँ पर आप कर लीजिएगा, गोल्ड और डायमंड, सोना और हीरा। तो गोल्ड और डायमंड, डायमंड में डी से दक्षिण अफ्रीका याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो गोल्ड और डायमंड ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग इगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जोहान्सबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरेले खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका में सोना और हीरा उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो किम्बरेले खान है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा या मोती? ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का जो किम्बरेले खान है वो आपको हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या कोई नहीं? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु का प्राप्ति होती है? ये झारखंड में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कोई नहीं? तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत सा केमिस्ट्री में जो होता है अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉक्साइट अयस्क से किसकी प्राप्ति होती है? एल्युमिनियम की प्राप्ति
होती है, याद रखिए बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। और ये बॉक्साइट का निष्कासन के लिए झारखंड का कौन सा जिला है, तो ये लोहरदगा है। कौन सा जिला है आपका, लोहरदगा है बॉक्साइट के लिए। अब बता देते हैं ये बॉक्साइट जो देखिएगा, अगर आप झारखंड में सफ़र करेंगे तो आप बॉक्साइट देखिएगा, आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन, रेलवे से यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको बॉक्साइट का यहाँ पर रेलवे स्टेशन देखिएगा, रिचू घूटा एक स्टेशन है। कौन स्टेशन है, रिचू घूटा एक स्टेशन, जहाँ पर देखिएगा लाल लाल पत्थर जो है पूरा पहाड़ के जैसा जमा किया हुआ है, वो बॉक्साइट है, ठीक है। और दूसरा, यदि आप अपने इर्द गिर्द रेलवे स्टेशन किनारे देख सकते हैं तो आप टोरी स्टेशन आ जाइए, टोरी स्टेशन पर आप देखिएगा तो वहाँ पर जो है आपको बॉक्साइट मिलेगा। बाकी लोहरदगा तो इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से लोहरदगा का निष्कासन होता है, वहाँ ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला, भारत में लौह अयस्क किस जिले में स्थित है, भारत में लौह अयस्क किस जिले में स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद या कोई नहीं। तो देखिए लौह अयस्क वाला जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में गोवा, नोआमुंडी, जामदा, किरीबुरू ये सब प्रमुख खनन केंद्र है। झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिले में होता है, अभी हमने आपको बताया था, वो अभी गया। और वो किस जिले में है, लोहरदगा है, पलामू है, गढ़वा है, कोई नहीं। तो लोहरदगा होगा, ठीक है। क्या होगा, लोहरदगा यहाँ पर हो जाएगा। झारखंड में अबरक का उत्पादन में अग्रणी जिला है, झारखंड में अबरक उत्पादन का अग्रणी जिला है कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। ये अभी तक जेएसएससी में आपको झारखंड के एग्जाम, जोन एग्जाम जाइए 11 बार पूछा गया है झारखंड में अबरक का, ये कौन है, कोडरमा। देखिए अब आप बोलिएगा कि सर हमको झारखंड अलगे से बता दीजिए। अरे भैया अलगे से बता देंगे तो नहीं भिड़ेगा आपको। देखिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक इतना मस्त टेक्स्ट बुक है ना, तो उसमें हर चैप्टर में आप जाइएगा ना तो झारखंड का जीके वहीं से इंक्लूड है, ठीक है। और आपको झारखंड जीके जो है यहीं से पढ़ना है। आप अलग से अगर टेक्स्ट बुक लेकर पढ़ रहे तो ठीक है पढ़िए, लेकिन कम अगर प्रश्न पढ़ के अधिक नंबर उठाना है तो जेसीईआरटी ही एक विकल्प है झारखंड में आपके लिए, ठीक है। लेकिन अब बात नहीं समझते हैं तो हम इस पर विशेष नहीं चर्चा करेंगे। आपको अगर लगता है तो हम देखिए इसीलिए सारा झारखंड जीके भी इंक्लूड इसी में हो गया है, अलग से नहीं। अब बाकी तो हम आपको ट्रिक से बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। झारखंड में स्वर्ण सोना पाया जाता है, झारखंड में स्वर्ण सोना पाया जाता है कहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी में, पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाया जाता है, स्वर्ण रेखा मतलब सोना उसमें पाया जाता है। खनिज किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सुलभ संसाधन या कोई नहीं, ठीक है। तो खनिज देखिए एक बार समाप्ति होने पर उसके निर्माण में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए यह जो है अनवीकरणीय संसाधन में होगा। इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन बहुत बार जीवाश्म ईंधन आया है। जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से जो ईंधन बनता है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से जीवाश्म ईंधन बनता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जो है आपको जीवाश्म ईंधन है, सभी जीवाश्म ईंधन है, याद रखिएगा। कोपेको, क्या याद रखिएगा, कोपेको यानी कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस सभी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें कौन परंपरागत स्रोत है, परंपरागत स्रोत का मतलब जो सदियों से चली आ रही है उसको हम लोग कहते हैं स्रोत। तो परंपरागत स्रोत कहते हैं कि हम अपनी परंपरा को बर्बाद नहीं करेंगे, मतलब हमारा जो शुरू से कल्चर चलता रहा उसको चेंज नहीं करना चाहते, उसी को कहते हैं परंपरागत। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो देखिए ये सभी जो है सदियों से चले आ रहे हैं, ये सब ऊर्जा के रूप में स्रोत का, तो ये यहाँ जो है आपको परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। जिस खनिज का प्रयोग सदियों से परंपरा से चला आ रहा है उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उद्योग की जननी कहा जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट या लोहा, यही प्रश्न आपको जेएसएससी में पूछा गया था, ठीक है। उद्योग की जननी कहा जाता है किसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला को। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रकायंत्री चट्टान, ठीक है। तो देखिए ये कोयला क्या चीज़ है, तो कोयला जो है यहाँ पर जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से बनता है, इसलिए जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म अवसाद में पाया जाता है, अवसाद में, इसलिए यह जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। सबसे उच्च किस्म का कोयला किसको माना जाता है, प्रश्न ये 2 बार अभी तक पूछा गया है, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि सबसे उच्च किस्म का कोयला किसको माना जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट या कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंथ्रासाइट हो जाएगा। झारखंड में कोयला उत्पादक देश है, झरिया, धनबाद, गिरिडीह या सभी, ठीक है। झारखंड में जो है आपको बता देते हैं कोयला का विशाल भंडार है और ये सब जगह कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है। झरिया में भी है, धनबाद में भी है, गोड्डा गिरिडीह में भी है। और आपका एक और स्थान जो है बहुत ज़्यादा आप कोयला का निष्कासन करेगा वो है बालूमाथ, ठीक है। बालूमाथ यानी यहाँ पर लातेहार जिला कह लेंगे, ठीक है। क्या कह लेंगे, लातेहार।
झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का, पिट प्रकार के, या कोई नहीं। ठीक है, झारखंड में जो होता है ज्यादा करके बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। झारखंड में पहली बार कोयला का उत्खनन किस वर्ष हुआ? 1802 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1894 ईस्वी, या इसमें से कोई नहीं। तो झारखंड में पहली बार कोयला की जो खुदाई की गई वो सबसे पहले जो है आपको 1894 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो देखिए नोट्स बनाया हुआ है, 1894 ईस्वी में झरिया धनबाद में, यानी धनबाद में इसका प्रारंभ सबसे पहले हुआ, झरिया में। पेट्रोलियम किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कैंथरित सेल, या कोई नहीं। ठीक है, तो ये सभी पेट्रोलियम जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से होते हैं, और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से क्या बनता है? जीवाश्म बनता है, अवसाद बनता है, इसलिए ये अवसादी सेल में चला जाएगा। ठीक है, किसमें चला जाएगा? अवसादी सेल के अंतर्गत चला जाएगा। काला सोना किसको कहते हैं? देखिए यही प्रश्न आया था जेटेट में, और यही प्रश्न आया था जेएसएससी में। काला सोना किसको कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस, या कोई नहीं। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला होगा ना। हाँ, यही सब लोग मार के आए थे, काला माने कोयला, लेकिन ये गलत था, ये गलत था। सही क्या था? तो काला सोना जो है देखिए पेट्रोलियम को कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। काला सोना पेट्रोलियम में जाएगा, और काला सोना नहीं बल्कि ब्लैक डायमंड, काला हीरा कोयला में जाएगा। इसी का कंफ्यूजन बहुत लोगों को, जैसे ही देखते हैं ना काला काला हीरा तो भुला जाते हैं सोना को। सोना, काला सोना जो है वो पेट्रोलियम को दिया गया है, और ये आपका कहाँ? तो जेसीईआरटी के पाठ में था, और सभी बहुत, हमको लगता है कि 80% लोग इसको गलत किए थे। तो देखिए आप कंफ्यूजन जब तक दूर नहीं रखिएगा, जब तक जेसीईआरटी को एक लाइन से नहीं देख लीजिएगा, उसका वीडियो नहीं सुन लीजिएगा। वीडियो सुनने के बाद जो है आपको बहुत कंफ्यूजन दूर होता है, आप लोग नहीं सुनते हैं। देखिए इसीलिए हम सारा वीडियो आपको दे रहे हैं, चैप्टर वाइज भी, और फिर उसका महामैराथन भी करवा रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं। जुड़िए और सारा नोट्स लेके पढ़ लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर 12 साल बाद कोई बहाली आता है यहाँ पर। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, असम का डिगबोग, मुंबई है, गुजरात की खंभात, ये सभी में जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। देखिए विश्व में प्रथम तेल का कुआं, नोट्स बना हुआ है, विश्व में प्रथम तेल का कुआं 1859 ईस्वी में पेलिसबेनिया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में प्रथम तेल का कुआं 1890 ईस्वी असम के डिगबोई में खोदा गया। एकदम याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न कि डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और डिगबोई कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा है, तो डिगबोई असम में है, यानी प्रथम तेल का कुआं डिगबोई असम में खोदा गया। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस परियोजना के साथ हुआ है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, भांगड़ा नंगल परियोजना, स्वर्ण कलकारो नदी परियोजना, या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जल विद्युत उत्पादन योजना किस परियोजना के साथ हुआ है? तो दामोदर नदी घाटी निगम, दामोदर नदी घाटी परियोजना के साथ इसका हुआ है। डीवीसी यानी दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना की स्थापना कब हुई? 1946, 1947, 1948, या 1950। तो डीवीसी यानी दामोदर नदी घाटी, दामोदर का वैली कारपोरेशन, इसकी स्थापना जो हुई 1948 ईस्वी में हुई है। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, या कोई नहीं। राइट आंसर ब्रिटेन में विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया? कर्नाटक में सरस्वती नदी पर, दामोदर नदी घाटी झारखंड में, कोलकारो नदी परियोजना कलकत्ता में, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भारत में सबसे पहले, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में सरस्वती नदी पर। इनमें कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? मैंने ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो सदियों से नहीं चले आ रहे हैं, जो नया अब वैकल्पिक के रूप में ढूंढा गया है, वो कौन कौन है वैकल्पिक स्रोत की, जिससे पहले परंपरागत स्रोत से हटा जाए? तो परंपरागत तो सदियों से क्या चला रहा है? कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस, ये तो देख लिए। लेकिन गैर परंपरागत जो अभी अब लेटेस्ट आ रहे हैं, जिसका स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सभी। तो ये सभी, सौर ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, पहले से नहीं आ रहा था, अब निर्माण, पवन ऊर्जा का भी अब निर्माण इन्वेंशन किया गया, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। ठीक है, चलिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है सौर कुकर, सौर तापक, सोलर कुकर, यह सभी में सौर ऊर्जा का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। अब फिजिक्स के अंतर्गत भी इसको क्लास 10th का देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र है चीन, अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, या कनाडा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र जो है वो आपका यहाँ पर चीन है।
भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या कोई नहीं। तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है आपको तमिलनाडु में होता है। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई धातु है यूरेनियम, थोरियम, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई दोनों धातुएं जो है यूरेनियम और थोरियम जो है परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई है। भारत में यूरेनियम का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? भारत में यूरेनियम का भंडार जो है झारखंड के किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो भारत के राजस्थान और झारखंड दोनों में जो है यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है आपको बताना है, ठीक है। जादूगोड़ा, कर्णपुर, आम्रपाली या कोई नहीं। तो यूरेनियम का भंडार जो है झारखंड में कहाँ पाया जाता है? आपको जादूगोड़ा में पाया जाता है। जादूगोड़ा का नाम एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझे। ये जादूगोड़ा अब तक के एग्जाम में 10 बार पूछ दिया गया है आपका झारखंड के एग्जाम में, चाहे आप कौन एग्जाम में जा रहे हैं, कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो जादूगोड़ा जैसे ही मिले तो गोड़ा को एकदम याद रख लीजिएगा, ये यूरेनियम के लिए है और ये जादूगोड़ा मिलता है। यानी यूरेनियम किस जिला में कहाँ प्राप्त होता है? तो जादूगोड़ा में, ठीक है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए यह प्रश्न फिर आ गया, यह प्रश्न तो पूछबे करता है। झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, थोरियम, क्रायोलाइट, ये कोई नहीं। इसका राइट आंसर यूरेनियम है। और देखिए जेसीईआरटी में ही आपको मिला ना, चैप्टर भी देख लीजिएगा। आपको दिक्कत हो तो आप क्लास जाइएगा, 8 क्लास लीजिएगा, इससे चैप्टर खोलिएगा, देखिए मिलेगा। तो बहुत कन्फ्यूजन आपको जो है जेसीईआरटी में दूर हो जाएगा और कम प्रश्न पढ़ के ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न आपको भिड़ रहा है। थोरियम सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, केरल, झारखंड या मध्य प्रदेश सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। थोरियम किस प्रकार के बालू में पाया जाता है? क्रायोनाइट बालू, थ्रायोनाइट बालू, मोनोजाइट बालू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोजाइट बालू में जो है थोरियम पाया जाता है। कल्पकम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो कल्पकम तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। तारापुर बहुत बार पूछा गया है और आपको देखिए हम यहाँ पर अलग से भी नोट्स देंगे। ये तो किताब का है इसलिए इसमें हम किसी चीज़ को शामिल नहीं किए हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में कौन स्थित है उसका भी ट्रिक आपको हम दे देंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला, रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या सभी, ठीक है। तो रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो रावत भट्ट जो है आपका राजस्थान में है। रावत भट्ट कहाँ है? राजस्थान। रावत भट्ट और रा से राजस्थान, यानी रावत भट्ट जो है आपका राजस्थान में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर जो है किस राज्य में स्थापित किया गया? तो वो आपका जो है यहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का। भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात राज्य के कल्प खाड़ी में, नरौरा उत्तर प्रदेश, कल्पकम तमिलनाडु या कोई नहीं। तो गुजरात के कच्छ खाड़ी में स्थापित किया गया। मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेष के विघटन के फलस्वरूप कौन सी गैस प्राप्त होती है? प्राकृतिक गैस, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन। तो कौन सी गैस? जीव जंतुओं के अवशेषों, सड़े गले अवशेष के फलस्वरूप जो है यहाँ पर बायोगैस की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका बायोगैस हो जाएगा। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बायोगैस आया हुआ है, इसमें आपका मीथेन पाया जाता है। सूर्य है, हमारा सूर्य है, ठीक है। चंद्रमा है, हवा है, मध्य तारा है या कोई नहीं, ठीक है। ये यूपी टेट में 3 बार प्रश्न पूछा है। यूपी टेट में कई बार? 3 बार। उत्तराखंड टेट में कई बार? 1 बार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारा सूर्य क्या है? तो हमारा सूर्य क्या है? एक मध्य तारा है। सो क्या कहते हैं? हमारा सूर्य एक मध्य तारा के समान होता है। 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आपका आर टेट में आया हुआ प्रश्न है और बी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र, सप्तर्षि, ध्रुव तारा या कोई नहीं, ठीक है। तो 7 तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं?
सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि। सप्त माने 7 और ऋषि माने तारों का समूह, तो सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है। उत्तर दिशा की ओर दिखाई देने वाले तारों को क्या कहते हैं? जो तारे उत्तर दिशा की ओर दिखाई देते हैं उन तारों को क्या कहते हैं? सप्तऋषि, ध्रुव तारा, नक्षत्र या उल्कापिंड। ठीक है। तो उत्तर दिशा की ओर दिखाई देने वाले तारे को क्या कहते हैं? उत्तर दिशा की ओर दिखाई देने वाले तारों को ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव तारा कहते हैं, जो तारे उत्तर दिशा की ओर दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा की ओर दिखलाई पड़ता है? ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा की ओर दिखलाई पड़ता है? उत्तर दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा या उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्रुव तारे हमेशा किस दिशा की ओर दिखाई देते हैं? यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न है, सीजी टेट का आया हुआ प्रश्न है और यहाँ पर झारखंड का भी टेट का प्रश्न है। ठीक है। तो ध्रुव तारे हमेशा आकाश में किस दिशा की ओर दिखाई देते हैं? तो उत्तर दिशा की ओर दिखाई देते हैं। किधर दिखाई देते हैं? उत्तर दिशा की ओर दिखाई देते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है? कौन सा खगोलीय पिंड है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है? सूर्य का, तारा का, ग्रह का या सप्तऋषि का? ठीक है। किसका अपना अपना प्रकाश नहीं होता है? तो देखिए, सूर्य का अपना प्रकाश है, तारा का अपना प्रकाश है और ग्रह सप्तऋषि का अपना प्रकाश है, लेकिन ये ग्रह जो है इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया कौन है? सीजी टेट में 3 बार अब तक आ चुका है। ठीक है। सीजी टेट में 3 बार आ चुका है, बिहार टेट में 1 बार आ चुका है। तो इस तरह से प्रश्न का बौछार रह रहा है सौर मंडल से। सौर मंडल का पूरा नोट्स यहाँ से लेकर के देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इससे अच्छा है कि क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए वो और आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तारा, ग्रह, चंद्रमा या सूर्य? ठीक है। तो सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। हमारा सूर्य किन 2 गैसों से मिलकर बना है? हमारा सूर्य किन 2 गैसों से मिलकर बना है? यही प्रश्न झारखंड टेट का पूछा गया है। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम या कोई नहीं। ठीक है। तो हमारा जो सूर्य है वो 2 गैसों से मिलकर बना है जिसका नाम है हाइड्रोजन और हीलियम, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? पूछा जा रहा है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 7। इसमें जो जैसा दिमाग लगाएगा वैसा मार देता है। ठीक है। लेकिन ऑथेंटिक जो न्यूज होता है वही मिलता है नंबर। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। कितनी है? 8 है। अगला, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। सबसे निकट का ग्रह बुध है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, वरुण, वरुण। ठीक है। तो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह जो आपका हो जाएगा वो आपका वरुण है। कौन है? वरुण है सूर्य के सबसे दूर का ग्रह। चलिए अगला, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? आकार की दृष्टि से देखिए, आकार देखना है तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। आकार के अनुसार से सबसे छोटा ग्रह कौन है? आकार के अनुसार से सबसे छोटा ग्रह कौन है? ये सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। इसमें आंतरिक ग्रह कौन है? अंदर की ओर वाले ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, सभी। ठीक है। तो आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी यानी सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। सभी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम लिखने पर प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी जो है आपको किस में आ गए? तो ग्रह में आ गए। और आंतरिक ग्रह कहते हैं, इसी को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है। तो आंतरिक ग्रह में कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह में है। और इसमें वायु ग्रह कौन है? वायु ग्रह उन्हीं का पार्ट हो गया जो 2 भाग में बटा होगा। वायु ग्रह कौन है? इसमें बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है या सभी है। ठीक है। तो इसमें वायु ग्रह कौन होता है? तो सबसे बाहर जो रहता है उस ग्रह को हम लोग वायु ग्रह कहते हैं। तो इसमें वायु ग्रह कौन है बताइए आप लोग? तो इसमें बाहरे वाले ग्रह जो है आपका सभी हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस सभी जो है वायु ग्रह है।
अगला सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। क्या है आपका? शुक्र है। साय का तारा किसको कहते हैं? शुक्र, बुध, अरुण या वरुण। शुक्र को साय का तारा भी हम लोग कहते हैं, भोर का तारा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, साय का तारा शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा किसको कहा जाता है? बुध, चंद्रमा, शुक्र या मंगल। तो ये भोर का तारा भी किसको कहा जाता है? शुक्रवार को ही कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुध, पृथ्वी, शुक्र। ठीक है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी किसको कहते हैं? हम लोग को बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? शुक्र होगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी सब शुक्र को कहते हैं। कौन ऐसा ग्रह है जिसको सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद देखा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। इसका राइट आंसर होगा शुक्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्र हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है।